नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए क्लास में आपका। आज की जो क्लास है वो हम बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम जो है उसके संदर्भ में हमें पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के अंदर आज हमें स्टडी करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। अब इससे पहले वाले जो 4 चैप्टर हैं वो हमने पढ़े थे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ए प्लांट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब यूनिट सेकंड जो है उसकी बात करते हैं। ये जो यूनिट है वो बायोलॉजी या फिर कह सकते हैं बॉटनी की एक अलग ब्रांच है, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके संदर्भ में है। तीसरी यूनिट जो है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट हो गई और तीसरी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड हो गई। अब ये प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, उसकी हम बात करें। प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की एक अलग ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्टडी की जाती है किसके बारे में, प्लांट में होने वाली जो प्रोसेसेस होते हैं, जो लिविंग या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनकी जो मैकेनिज्म है उनकी स्टडी की जाती है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह में देखें, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो हो गया, या फिर इनके अंदर रसारोहण या सेल से पे एसेंडेशन जो है वो क्रिया है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेसेस वगैरह होते हैं प्लांट में, उनकी पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है, किस प्रकार से वो सारी ये प्रोसेसेस वगैरह करते हैं या उनमें वो कंप्लीट होते हैं, उनके बारे में इसे यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सेकेंड यूनिट जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अब एक चीज इसमें और ध्यान में रखनी है, प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो कहा जाता है किनको, तो उसमें नाम आता है किनका, हेल्स का। स्टीफन हेल्स जो है उनको प्लांट फिजियोलॉजी का जनक जो है वो माना जाता है। तो स्टीफन हेल्स प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब प्लांट फिजियोलॉजी की ये जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर संख्या 5th, 6th, 7th, 8th और 9th। तो 5 से लेकर 9 तक के जो पार्ट हैं, दो चैप्टर हैं, वो हमें इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5th चैप्टर की, यानी यूनिट सेकेंड का पहला ही चैप्टर ये हो गया, जो है प्लांट वाटर रिलेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम प्लांट और वाटर का जो आपस में रिलेशन होता है उसकी बातें करेंगे। तो प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें, अब यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब जो है वो क्या हुआ उसकी बात करते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज यदि हम देखें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स भी हों, उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है, सेल। एक सेल जो है उस सेल में मिलता है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में ही सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिस स्थान पर होती हैं वो होता है उस सेल का साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है इसका कंपोनेंट यदि हम देखें ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसमें यदि हम देखें तो लगभग 90%, वैसे ये वेराई कर सकता है, 10 to 90% हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखें तो 80 to 90% जो है वो उसमें क्या होता है, वाटर ही होता है। और ये वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकें। In the absence of water, biological processes not occur in any plant cell या और in any cell, कोई सी भी सेल हो, बिना पानी के जो है उसमें होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो होती ही नहीं हैं, इसलिए वाटर का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अब वाटर इतना इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है या सबस्टेंस है वो क्यों है, उसकी हम बात करें तो वाटर की कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। वाटर के अंदर यदि हम देखें तो इसकी जो स्पेशल फीचर मिलती हैं वो क्या है, एक तो ये यूनिवर्सल सोलवेंट का काम करता है, यानी नॉर्मली देखें तो लगभग साइटोप्लाज्म में जो भी सबस्टेंसेस वगैरह पाए जाते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह से काम करता है। इसके अलावा इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, पोलर, तो ये पोलर नेचर का होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनमें आपस में कोहेसन प्रेशर जो है वो मिलता है, यानी वो एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और इसके अलावा उसमें एडहेशन प्रेशर जो है वो भी मिलता है, एडहेशन
अट्रैक्शन जो है वो पाया जाता है। तो कोहेशन और एडहेशन, अट्रैक्शन या प्रेशर जो है वो उनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये इनके गुण मिलेंगे। इसके अलावा वाटर की एक और स्पेशल फीचर मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं या वाटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो नॉर्मली नेचर में पाए जाने वाली जो टेम्परेचर की रेडियस टेम्परेचर की जो रेंज होती है उस रेंज में वो अपनी तीनों अवस्थाओं में मिलता है। वो सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, तीनों स्टेट वो शो करता है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसियस स्टेट। नॉर्मली हम जमी हुई जो बर्फ होती है जो ग्लेशियर वगैरह पर ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई मिलती है वो सॉलिड स्टेट है वाटर की। लिक्विड स्टेट में हम देखते हैं नदी तालाब वगैरह में, और गैसियस स्टेट जो बादल में पानी हम देखते हैं या बादल जो है वो गैसियस स्टेट को ही शो करते हैं। तो ये वाटर की कुछ स्पेशल फीचर या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो गए। अब इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से वाटर जो है वो कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह जो हैं उनको अफेक्ट करता है उनकी हम बात करें तो इसमें इस चैप्टर में हम प्लांट वाटर से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कई सारी प्रोसेसेस इस तरह की हैं, जैसे डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है, प्लाज्मोलाइसिस है, डीप्लाज्मोलाइसिस है, परमेबिलिटी है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी जो है वो करेंगे इसमें एक प्रोसेस डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस जो है ये कैसे है उसके लिए हम देखें तो फिजिकल प्रोसेसेस जो है इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म या आउटर साइड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट अकर्स, यानी जरूरी नहीं है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में ही हो, प्लांट्स के अलावा भी नेचुरली यदि हम देखें तो ये प्रोसेस वगैरह जो हो होती रहती है। जैसे नॉर्मली यदि हम देखें एक कमरे के अंदर हम अगरबत्ती जला के छोड़ दें तो एक कोने में या मंदिर वगैरह जहाँ होता है वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी गंध थोड़ी देर में हमें आसपास में कोने के या कमरे के दूसरे भागों में भी मिलती है। या फिर जैसे एक गिलास में एक बर्तन में पानी ले लिया, उस पानी के अंदर शाई की एक बूंद डाल दी या मार्करिंग का जो है मान लें वो भी डाल दी, तो इसकी बूंद जैसे ही यहाँ पर डाली है इसके अणु हमें साफ साफ यूँ दूसरी जगह पर जाते हुए दिखते हैं और थोड़ी देर बाद में ये पूरा पानी जो है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ है। ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है। अब डिफ्यूजन है क्या इसको हम समझें तो उसके लिए पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको देखें या इसको जब हम डिफाइन करें तो वो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांसेस या सबस्टांसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का क्या करना, फ्लो करना या फिर गमन करना या मूव करना, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टांसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सीधा सा ये कह सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना जो है वो कहलाता है विसरण या फिर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की हम यहाँ पर बात करें। अब यहाँ पर मान लीजिए एक मीडियम है ए और ये मीडियम है बी, कोई से भी पदार्थ हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल किसी भी सबस्टांस के हो सकते हैं। जैसे एक कोने के अंदर हमने अगरबत्ती जलाई तो वहाँ पर उसकी जो अगरबत्ती की जो गंध है उसके जो अणु निकल रहे हैं वहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में है, उनकी कंसंट्रेशन हाई है, दूसरे कोने में क्या है, लो है, इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और यही मूवमेंट जो है वो सबस्टांसेस मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो है वो सीधी सी हो गई, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टांसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या इन द डायरेक्शन ऑफ ए देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ए डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है वो है क्या उसकी हम बात करते हैं। डिफ्यूजन की ये जो है वो तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं उनकी हम बात करें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिफ्यूजन उसमें हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो आती है कि ये डिफ्यूजन जो है वो होता क्यों है, और उसका जो कारण होता है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
पदार्थ की कोई सी भी स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो, उसमें उस सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स यदि किसी सिस्टम में अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल जो हैं इनके अंदर एक निश्चित एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, और उस एनर्जी के कारण से ये मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पर स्टेट फेज में नहीं रहते हैं, एक जगह पर रुके हुए नहीं रहते हैं, ये उधर उधर गमन करते रहते हैं या फ्लो करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसके बेसिस पर देखें, जैसे ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में इसमें यूं गमन कर रहा है और ये इससे टकराएंगे, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा तो इसको एनर्जी दे देगा, ये इससे टकराएगा इसको एनर्जी दे देगा। तो मॉलिक्यूल कभी भी किसी भी मीडियम जो है उसमें स्टेट फेज में नहीं रहते हैं। हालांकि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड स्टेट में कम होती है, लिक्विड स्टेट में उससे ज़्यादा होती है और एक गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिलती है। अब यहाँ पर इस बेसिस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मान लें क्या है, हायर है, तो हायर कंसंट्रेशन है किसी भी सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर है, और दूसरा जो मीडियम है उसमें उसी पदार्थ के या मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, लोअर। तो उस कारण से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हायर हो गई और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लोअर हो गई। और मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी हायर काइनेटिक एनर्जी लेवल से किस ओर जाते हैं, लोअर काइनेटिक एनर्जी लेवल की ओर आते हैं, तो इस ओर ही आएंगे और ये तब तक फ्लो करते रहेंगे या मूव करते रहेंगे जब तक कि काइनेटिक एनर्जी दोनों में बराबर नहीं हो जाती। और वो कब होगी, जब कंसंट्रेशन दोनों की जो है, दोनों मीडियम की वो कैसी नहीं हो जाए, इक्वल, यानी ये दोनों मीडियम जो है इनमें मॉलिक्यूल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तक ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते रहते हैं, डिफ्यूजन जो है वो करते रहते हैं। तो डिफ्यूजन का जो कारण है वो क्या हो गया, ये कारण हो गया इनका मोशन। जब ये मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में रहते हैं या गतिशील अवस्था में रहते हैं, और वो गतिशील अवस्था में रहते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसके बाद में दूसरी चीज हम और देखें, दूसरी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो ये है कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो तीनों स्टेट, सॉलिड स्टेट हो या फिर लिक्विड स्टेट हो या फिर गैसीय स्टेट हो, तीनों इस स्टेट में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब इसके कारण से यदि हम देखें तो सॉलिड स्टेट जो है उसमें भी डिफ्यूजन होगा, लिक्विड गैसीय स्टेट में भी होगा। हालांकि सॉलिड स्टेट जो है उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे हाई और गैसियस में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इसलिए डिफ्यूजन रेट जो है वो भी सॉलिड में जो है, सॉलिड स्टेट में कम होगी, लिक्विड स्टेट में हाई होगी और गैसीय स्टेट में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो तीनों स्टेट में डिफ्यूजन होता है। हालांकि इसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो वेराई कर सकती है अलग अलग स्टेट के लिए। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है उसकी हम बात करें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस कंडीशन में होगी। तो डायरेक्शन के बेसिस पर यदि हम देखें तो जो अलग अलग सबस्टेंसेस होते हैं उनकी जो डिफ्यूजन है वो कैसा होता है, आपस में इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन जो है वो शो करते हैं अलग अलग सबस्टेंसेस। इसका मतलब क्या होगा उसको हम देखें। जैसे दो अलग अलग मीडियम जो हैं वो हमारे पास हो गए, एक मीडियम है ए और एक मीडियम जो है वो क्या है, बी। अब यहाँ पर CO2 और O2 जो है वो भरी हुई है, इसमें भी CO2 और O2 जो है वो भरी हुई है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं है। मान लें हम दोनों में इनकी CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ हाई, इसकी कंसंट्रेशन भी हाई, तो डिफ्यूजन A टू B साइड में होगा। कंसंट्रेशन यहाँ हाई है तो B से A में होगा। लेकिन मान लें इनकी कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट जो है, डिफरेंस जो है वो मिलता है। यहाँ कंसंट्रेशन CO2 की जो है वो हाई है A में और B में जो है वो लो है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो A मीडियम जो है उसमें क्या है, लो, और B मीडियम जो है उसमें क्या है, हाई। अब इस कंडीशन में यदि हम देखें तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन के अनुसार देखें तो द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें डिफ्यूजन होगा A टू B डायरेक्शन में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो डिफ्यूजन है वो होगा B टू A साइड में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है
वो इस ऑक्सीजन के डिफ्यूजन से प्रभावित नहीं होगा या अफेक्ट नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है, ऑक्सीजन का इंडिपेंडेंटली होता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है या अलग अलग सबस्टांसेस जो हैं वो इनको अफेक्ट नहीं करते हैं। दो अलग अलग सबस्टांसेस जो हैं उनका डिफ्यूजन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग रेट के साथ हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसको अफेक्ट करने वाले जो कारक होते हैं उनकी। तो अफेक्ट करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, उसकी हम बात करते हैं। तो कई सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे एक जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। नॉर्मली यदि हम देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है सबस्टांसेस के मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है और उसके कारण से डिफ्यूजन की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी। तो डिफ्यूजन रेट या डिफ्यूजन जो है वो सीधा सीधा अफेक्ट होता है किससे, टेम्परेचर से, और टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन जो है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल हम किसी कंडीशन में देखें, जैसे कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है तो उससे बदबू आने लगती है क्योंकि उसमें मेथेन या दूसरे तरह की बदबूदार गैसें बनने लगती हैं और वो वहाँ से निकलकर अपनी हायर कंसंट्रेशन से दूसरी लोअर कंसंट्रेशन की ओर आती हैं और हमें उनकी गंध महसूस होती है। अब इन ज़्यादातर सड़ांध वगैरह जहाँ पर आती है या गंध वगैरह, कोई मरा हुआ जानवर है उसकी गंध भी आती रहती है, तो वो उसका कारण भी डिफ्यूजन ही है। अब यदि हम देखें तो ये गंध वगैरह जो हमें महसूस होती है वो सर्दियों के बजाय गर्मियों में ज़्यादा महसूस होती है या गर्मियों में ज़्यादा दूर तक ये गंध जाती है। उसका कारण क्या होता है, टेम्परेचर। क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होने के कारण से डिफ्यूजन की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है और उसके कारण से गंध जो है वो ज़्यादा दूर दूर तक जाने लगती है। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया जो इसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। उसके बाद में दूसरा जो कारक है जो अफेक्ट करता है किसको, डिफ्यूजन रेट को, वो है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए डिफ्यूजिंग सबस्टांस या डिफ्यूजिंग मैटर। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/√d या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है d के, √d के। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो किसी भी पदार्थ का घनत्व जितना भी होता है उसका जो वर्ग है, उसका जो वर्गमूल है, उस वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी क्या, विसरण के दर। अब इस आधार पर देखें तो ये यदि ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो किसी पदार्थ का घनत्व यदि अधिक है तो उसका विसरण उतना ही कम होता है। सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए उनका जो डिफ्यूजन है वो ये क्या रहेगा, कम रहेगा। लिक्विड स्टेट की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी सी क्या है, कम है, और उसकी डेंसिटी कम होने के कारण से उसकी डिफ्यूजन रेट हाई हो गई। और गैसियस स्टेट की डेंसिटी या घनत्व सबसे कम होती है तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन रेट जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो किसी भी सबस्टांस का जो डिफ्यूजन है वो कितना होगा, उसकी डिफ्यूजन की रेट जो है वो क्या होगी, वो डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है √d या रूट डेंसिटी, डेंसिटी के रूट के वो प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसके बाद में तीसरा जो है कारक उसकी हम बात करें वो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट जो है उसकी हम बात करें, ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता या फिर कह सकते हैं अंतर या डिफरेंस, और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसकी हम बात करें, इसको हमें एक एग्जांपल से समझें जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें एक सिस्टम की, ये एक सिस्टम है जो दो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, ए और बी, और एक दूसरा सिस्टम ये है, ये भी दो भागों में बंटा हुआ है, एक है पी और एक क्या है, क्यू। अब यहाँ पर कुछ पदार्थ, एक पदार्थ है इन दोनों में भरा हुआ जिसके मॉलिक्यूल जो हम वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। यहाँ पर मान लें इस पदार्थ के जो मोल हैं, सांद्रता या कंसंट्रेशन वो है 100 मोल पर लीटर, और यहाँ पर है 60 मोले पर लीटर। और यहाँ पर दूसरे में यदि देखें तो यहाँ पर है 100 मोल पर लीटर और यहाँ पर है 30 मोले पर लीटर। अब इनकी सांद्रता में जो अंतर है दो मीडियम की सांद्रता में, वही क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। अब यहाँ पर अंतर जो है वो कितने का हो गया,
100 माइनस 60 यानी 40, ये डिफ्यूजन प्रेशर 40 मोल पर लीटर, ये डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 मोल पर लीटर। तो ये डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कौन से मीडियम, कौन सी कंडीशन में ज़्यादा है, सेकंड कंडीशन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर पदार्थ वो एक ही है, मान लिया ऑक्सीजन है, वाटर है, यह भी यही है, ये भी यही है, डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी, लेकिन रेट जो है वो डिफ्यूजन की इस मीडियम में ज़्यादा होगी, इस मीडियम में कम होगी। तो डिफ्यूजन रेट यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है। तो जिस माध्यम में सांद्रता में, कंसंट्रेशन में अंतर ज़्यादा हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, वहाँ पर उस कंडीशन में देखा जाए तो डिफ्यूजन की जो रेट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गए इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, उनकी हमने बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस किसका, डिफ्यूजन का। अब इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो नॉर्मली देखा जाए तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको ये अफेक्ट करती है, और कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनका इम्पोर्टेंस भी है। एक इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो है गैसियस एक्सचेंज में। अब गैसियस एक्सचेंज की यदि हम बात करें, ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो कौन करते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट में जो उनकी लीफ होती है, उसे लीफ के अंदर यदि हम देखें तो लीफ जो है वो O2 रिलीज करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अब यहाँ पर इस कंडीशन में देखा जाए तो एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहती है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 एब्जॉर्ब होती रहती है, या CO2 जो है वो कंज्यूम होती रहती है। इसलिए लीफ में यदि, या लीफ सेल में यदि देखा जाए तो CO2 कंसंट्रेशन लो होती है, और बाहर एटमॉस्फेयर में उसकी तुलना में देखें तो CO2 कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर लीफ में इंटर हो जाती है। और इसमें चलने वाली जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है लीफ के भीतर वो तो है हाई, और बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, लो, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज कर दी जाती है। तो सीधा सीधा देखें तो लीव्स वगैरह में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन की जो रेट है उसके बेसिस पर ही। इसके अलावा प्लांट्स वगैरह में लीफ जो है वो क्या करती है, वेपर या वाटर मॉलिक्यूल जो है उनको भी रिलीज करती है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो भी किसके कारण से होता है, डिफ्यूजन के कारण से ही होता है। तो गैसियस एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन ऑफ ए वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के कारण से ही होगा, क्योंकि अंदर यदि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वो वेपर के रूप में या वेपर फॉर्म में बाहर की ओर निकल जाएंगे, यानी डिफ्यूजे हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट जो हैं उनके जो रूट हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इसको हम कहेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और ज़्यादातर प्लांट जो है उनमें देखा जाए तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, अगले जो चैप्टर है उसमें, तो उसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी किसके थ्रू होता है, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। तो ये पहली जो प्रोसेस जो वैसे फिजिकल प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर। उसमें हमने पढ़ा डिफ्यूजन की डेफिनेशन, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अफेक्ट करने वाले फैक्टर, और लास्ट में उसका इम्पोर्टेंस। इसके बाद में कुछ और चीज़ें जो प्लांट वाटर रिलेशन से रिलेटेड हैं, जैसे परमिएबिलिटी है, या फिर ओस्मोसिस है, या दूसरे तरह के जो और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन वगैरह, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम कल करते हैं। आज की क्लास जो है वो छोटी ही, इतने ही तक रहने देते हैं।
तो ये आपके सामने 5th चैप्टर जो है उससे रिलेटेड हमने क्लास ली है। आज ही आपको ग्रुप पे जो आपका बना हुआ है उसके ऊपर इस लेसन के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आज या कल में ही। तो आप उनको अपनी बुक जो है, नोटबुक जो है, उसमें भी नोटे कर लें और साथ में इनको देखते भी रहें। इसके अलावा इनमें कोई समझने में दिक्कत वगैरह आती है तो आप अशोक जी से कंसल्ट कर सकते हैं, वो हमें बता देंगे, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।